हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट जो है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन एंड नेचर। द काई स्क्वायर टेस्ट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ क्लासिकल टाइम। तो क्लासिकल टाइम का ये हमारा सबसे सिंपल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है। द काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1900। तो इस टेस्ट का सबसे पहले यूज़ कार्ल पियर्सन ने किया था 1900 में। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिसाइड whether the discrepancy between theory and experiment is significant or not. That is, to whether the differences between the theoretical and observed values can be attributed to chance or not. तो इस टेस्ट का इस्तेमाल हम डिसाइड करने के लिए करते थे कि क्या जो डिस्क्रिपेंसी है हमारी थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। मीन्स टू टेस्ट वेदर द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व वैल्यूज़ क्या वो attributed to chance है या नहीं है। In chi-square test, we test if the two variables are independent or dependent of each other. In short, chi-square test में हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं क्या वो इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। For example, if a person favors a particular type of television show, independence of the person's age. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पसंद करता है, कोई टीवी में जो भी हमारा कोई शो आता है एक पर्टिकुलर टेलीविज़न शो को पसंद करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द पर्सनस एज। मीन्स जो भी पर्सन की एज होगी उसके हिसाब से वो कोई भी टेलीविज़न शो है वो पसंद करता है। नेक्स्ट है द फॉर्मूला इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट O minus E bracket close square upon E. O represents observed value, E represents expected value. The expected frequency can be calculated with the help of the following formula. तो expected value हम किस तरह से निकालते हैं, इसका फार्मूला है expected value is equal to R multiply C upon N. R represents row total and C represents column total and N represents total number of observations. Next है the calculated value of chi-square is compared with the table value for given degree of freedom at 5% level or 1% level of significance. तो जो भी हमारी chi-square की वैल्यू कैलकुलेट होकर निकलती है उसे हम कंपेयर करते हैं टेबल वैल्यू के साथ। जो भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एट 5% लेवल है दिया तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया तो काई स्क्वायर की वैल्यू हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इज सिग्निफिकेंट। अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा निकलती है टेबल वैल्यू के कंपैरेटिवली, तो जो हमारा डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। एंड हाइपोथेसिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तो उस केस में जो भी हमारी हाइपोथेसिस होगी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। तो काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और इसकी जो अपर लिमिट होती है वो होती है इन्फिनिटी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स इन अ सेट ऑफ डाटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर करता है जितने भी हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा में। The number of degree of freedom is also defined as the total number of observations minus the number of independent constraints imposed on the observations. तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जितनी भी हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स imposed on the observations. For the contingency table with R rows and C columns, the degree of freedom V is V equal to bracket R minus 1 bracket close bracket C minus 1 bracket close. If the observations and expectations are subjected to a linear constraints, then degree of freedom is V equal to N minus 1
n represents the number of observations। तो इस तरह से अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस जो हैं सब्जेक्टेड होंगी लीनियर कांस्टेंट के, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू n माइनस वन एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। If the cell in the observations are less than or equal to 5, we club the cell with other cells। अगर हमारी जो cells हैं observations में वो equal to 5 होंगे या 5 से कम होंगे, उस केस में बाकी सभी cells को हम बाकी अन्य cells के साथ क्लब कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन सच केस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी टेकन। तो ऐसे केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह से निकालते हैं, उसका फार्मूला है v इज इक्वल टू n माइनस वन माइनस नंबर ऑफ आइटम्स क्लब्ड। नेक्स्ट है assumptions। नंबर वन इज द आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे हमारी पहली assumptions हैं, जो भी हमारे आउटकम्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। सेकंड है एवरी ऑब्जर्वेशन फॉल्स इनटू वन एंड ओनली वन कैटेगरी। कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी सिर्फ वो एक और एक ही कैटेगरी में आती है। थर्ड है द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इन ईच कैटेगरी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 occurrence। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो भी हमारी हर कैटेगरी में होती है वो उनमें कम से कम 5 बार तो वो आती ही है, हमारी 5 टाइम्स वो अकर होती है। द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इन ईच कैटेगरी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 occurrence। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। तो क्या क्या कंडीशंस हैं अगर इस टेस्ट की हमने वैलिडिटी देखनी है, तो नंबर वन इज़ द टोटल फ्रिक्वेंसी इज़ फेयरली लार्ज दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन 50। तो हमारी जो भी टोटल फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स जो नंबर ऑफ हमारी है वो ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। सेकंड है द कॉन्स्टेंट्स ऑन द सेल फ्रिक्वेंसीज इफ़ एनी आर लीनियर। तो जो भी हमारी कॉन्स्टेंट्स होंगी सेल फ्रिक्वेंसीज पे वो लीनियर होनी चाहिए। थर्ड है नो फ्रीक्वेंसी सेल इज़ लेस देन 5। कोई भी फ्रीक्वेंसी सेल 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी सेल इज़ लेस देन 5, अगर कोई भी सेल हमारा 5 से कम होगा, इट इज़ क्लब्ड विथ लोअर और अपर सेल। तो टू ऑब्टेन द रिजल्ट मोर देन 5, अगर हमारा कोई भी सेल 5 से कम होगा तो उसे हम क्लब करेंगे लोअर या अपर सेल से, ताकि हमारा जो रिजल्ट है 5 से ज़्यादा आए। नेक्स्ट है फोर्थ द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिफ्थ है द डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी प्रपोर्शंस एज परसेंटेज एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है हमारा प्रपोर्शंस में नहीं होना चाहिए जैसे कि परसेंटेजेस में होता है। इट शुड बी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिट। ये एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।